आज की मूवी उस टॉपिक पर बेस है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए अगर एआई एक दिन इंसानों के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या इंसान जीत पाएंगे? यही दिखाता है आज की ये साई-फाई एक्शन मूवी। और बिलीव मी, ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं करती। हर 5 मिनट में ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। आज की दुनिया में रोबोट कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इंसानों ने एक ऐसी एआई बना ली है जो सिर्फ कमांड नहीं मांगती, बल्कि इंसानों की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और खुद डिसीजन ले सकती है। धीरे धीरे ये एआई रोबोट हर जगह इंसानों की जगह लेने लगे। इतना ही नहीं, एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी इंसान का बिल्कुल वैसे ही एआई वर्जन तैयार किया जा सकता था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानों और एआई के बीच ऐसी जंग छेड़ दी जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। लॉस एंजलिस में अचानक एक भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह हो जाता है और लाखों लोगों की जान चली जाती है। अब उस हादसे को पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस धमाके की वजह से इंसानों और एआई के बीच शुरू हुई जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। असल में लॉस एंजलिस पर हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने दावा किया था कि यह हमला किसी दुश्मन देश ने नहीं बल्कि उन्हीं एआई रोबोट्स ने किया था जिन्हें इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था। इसी दिन से ये डेंजरस वॉर स्टार्ट हो गई। अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने एआई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। जहाँ भी कोई एआई मिलता उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता। उनका मानना था कि अगर एआई को जिंदा छोड़ दिया गया तो पूरी ह्यूमन रेस खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ न्यू एशिया का नजरिया बिल्कुल अलग था। वहाँ एआई को दुश्मन नहीं बल्कि इंसानों के बराबर माना जाता था। एआई और ह्यूमंस साथ साथ रहते थे, काम करते थे और नई टेक्नोलॉजी भी मिलकर डेवलप कर रहे थे। इसी वजह से अमेरिका ने एक बेहद एडवांस स्पेस स्टेशन बनाया जिसका नाम था नोमैड। यह अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता था और अपनी पावरफुल स्कैनर से अर्थ पर छिपे एआई को डिटेक्ट कर लेता था। जैसे ही किसी जगह एआई की प्रेजेंस मिलती, कुछ ही सेकंड में नोमैड वहां मिसाइल स्ट्राइक कर देता और पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता। अब हम आते हैं 2065 में। लगातार हमलों की वजह से ज्यादातर एआई अंडरग्राउंड छिप चुके थे। इसी दौरान एक रात नोमैड की नजर न्यू एशिया के एक छोटे से आइलैंड पर पड़ती है। स्कैन में वहां एआई एक्टिविटी डिटेक्ट होती है और तुरंत यूएस मिलिट्री को अलर्ट कर दिया जाता है। उधर उसी आइलैंड पर जोशुआ नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ माया के साथ रह रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होती है। बाहर कुछ एआई रोबोट खड़े थे जो अपने साथ एक घायल अमेरिकन सोल्जर को भी लाए थे। उन्हीं में से हारून घबराकर जोशुआ से कहता है कि अमेरिकन्स को हमारी लोकेशन मिल चुकी है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, हमें अभी निकलना होगा। जोशुआ बाहर देखता है और दूर आसमान में नोमैड उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। वो तुरंत सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। एआई रोबोट्स वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही जोशुआ उस घायल सोल्जर के पास जाता है और कहता है, ड्रू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं करने वाले थे? और यही मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जोशुआ कोई आम आदमी नहीं था बल्कि अमेरिका का अंडरकवर एजेंट था जो काफी समय से एआई के बीच रहकर सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। उसका मिशन था कि एक मिस्टीरियस आदमी को ढूंढना जिसे सब क्रिएटर कहते हैं। माना जाता था कि वही इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए सीक्रेटली एक पावरफुल एआई आर्मी तैयार कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि क्रिएटर कभी किसी के सामने आता ही नहीं था। इसी वजह से जोशुआ ने क्रिएटर तक पहुंचने के लिए उसकी बेटी माया का भरोसा जीता। धीरे धीरे दोनों करीब आए, शादी हुई और जोशुआ एआई कम्युनिटी का हिस्सा भी बन गया। लेकिन इतने समय साथ रहने के बाद भी उसे क्रिएटर का असली आइडेंटिटी का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन इस मिशन के दौरान एक चीज जरूर बदल गई थी। जोशुआ अब माया से सच में प्यार करने लगा था। सिचुएशन बिगड़ते देख जोशुआ तुरंत ड्रू का रेडियो उठाता है और मिलिट्री से कांटेक्ट करके चिल्लाता है, फायर रोक दो, मैं अंडरकवर सार्जेंट जोशुआ बोल रहा हूँ, क्रिएटर यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सामने माया खड़ी थी और उसने जोशुआ की पूरी बात सुन ली थी। अब माया को समझ आ चुका था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वही असल में दुश्मन का एजेंट निकला। गुस्से और धोखे में माया तुरंत जोशुआ पर गन तान देती है। जोशुआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिलिट्री का टारगेट सिर्फ क्रिएटर है, वो उसे कोई नुकसान नहीं होने देगा।
लेकिन माया अब उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती। लेकिन वो उससे प्यार करती थी, इसीलिए उसे मारती नहीं है और वहाँ से भाग निकलती है। जोशुआ उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक माया अपने एआई साथियों के साथ बोट में बैठकर समुद्र की तरफ निकल चुकी होती है। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर आसमान में नोमैड पहले से उसकी ट्रैकिंग कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद नोमैड उन्हें स्कैन कर लेता है और बिना कोई वार्निंग दिए एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। फिर एक तेज ब्लास्ट होता है और वहाँ सब खत्म हो जाता है। फिर हमको 5 ईयर लेटर का सीन दिखाया जाता है। जोशुआ उस एक्सप्लोजन में किसी तरह बच गया था। मिलिट्री ने उसकी ब्रेवरी की वजह से रोबोटिक आर्म और लेग्स दिए थे, इसीलिए एक समय तक उसे लगता था कि मिलिट्री ने उसकी जान बचाई है। लेकिन माया और अपने अनबॉर्न बेबी को खोने के बाद उसका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह किसी भी मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन पास्ट इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन उसके घर जनरल एंड्रूज और कर्नल होवेल पहुँचते हैं। वो बताते हैं कि आखिरकार उन्हें क्रिएटर की सीक्रेट लैब का लोकेशन मिल चुका है, वही जगह जहां जोशुआ पहले अंडरकवर एजेंट बनकर रह चुका था। उनके अकॉर्डिंग क्रिएटर ने अल्फा ओ नाम का एक ऐसा पावरफुल वेपन तैयार किया है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे नोमैड स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एआई के खिलाफ इंसानों की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। इसीलिए जर्नल चाहते हैं कि जोशुआ उनकी टीम को उस सीक्रेट लैब तक गाइड करे ताकि क्रिएटर और उसके वेपन दोनों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन जोशुआ साफ मना कर देता है। अब कर्नल हवेल उसे समझाती है कि अगर एआई हमसे ज्यादा एडवांस बन गया और नोमैड भी डिस्ट्रॉय हो गया तो शायद अगली एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज इंसान ही होंगे। इतनी बातें सुनने के बाद भी जोशुआ का फैसला नहीं बदलता। तभी हवेल उसके सामने एक वीडियो फुटेज चलाती है और उसे देखकर जोशुआ पूरी तरह से शॉक रह जाता है। उस वीडियो में एआई के बीच माया जिंदा दिखाई देती है। हवेल कहती है कि ये फुटेज सिर्फ 2 दिन पुरानी है। अगर तुम इस मिशन में हमारी मदद करोगे तो हम क्रिएटर और उसके वेपन को रोक देंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि माया को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। शायद तुम्हें उसे वापस पाने का एक आखिरी मौका मिल जाए। माया के जिंदा होने की खबर सुनते ही जोशुआ बिना देर किए इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो कर्नल होवेल और मिलिट्री टीम के साथ दोबारा न्यू एशिया पहुंचता है। उनकी टीम एक छोटे से गांव में उतरती है और वहां के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। वो जानना चाहते थे कि क्रिएटर की सीक्रेट लैब आखिर कहाँ छुपी है, लेकिन गांव वाले एआई के लिए इतने लॉयल थे कि मरना मंजूर था पर उसका ठिकाना बताना नहीं। इसी बीच जोशुआ की नजर गांव के बीच लगी एक अजीब सी स्टैचू पर पड़ती है। वो बस यूं ही उसे घुमाकर देखता है और अचानक जमीन के नीचे छिपा एक सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाता है। पूरी यूएस आर्मी बिना वक्त गवाए उस अंडरग्राउंड लैब में घुस जाती है। अंदर कई साइंटिस्ट नई एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन सोल्जर्स किसी को मौका नहीं देते और एक एक करके सभी पर हमला शुरू कर देते हैं। उधर बाहर लोकल एआई पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, क्योंकि न्यू एशिया में इंसानों की नहीं बल्कि एआई पुलिस ही सिक्योरिटी संभालती थी। देखते ही देखते बाहर दोनों तरफ से जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान कैप्टन जोशुआ को आदेश देता है कि वो अंदर जाकर अल्फा ओ वेपन को ढूंढे और खत्म कर दे, जबकि बाकी टीम बाहर लड़ाई संभालने चली जाती है। जोशुआ अकेले उस लैब के सबसे बड़े चैम्बर तक पहुंच जाता है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यही वो जगह थी जहां अल्फा ओ रखा गया था, लेकिन अंदर पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां और कोई वेपन नहीं बल्कि एक छोटी सी एआई बच्ची आराम से कार्टून देख रही होती है। जोशुआ समझ ही नहीं पाता कि क्या यही दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक वेपन है। तभी पीछे से एक साइंटिस्ट उस पर गोली चला देती है। अच्छी बात ये थी कि जोशुआ ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। वो साइंटिस्ट एक सीक्रेट डोर ओपन करती है और उस एआई बच्चे से कहती है कि भागो, क्रिएटर को ढूंढो। बच्ची बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जोशुआ भी उसी रास्ते से बाहर निकलता है, लेकिन इस वक्त उसका पूरा फोकस सिर्फ माया को ढूंढने पर था। उधर बाहर एआई पुलिस और अमेरिकन आर्मी के बीच लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। तभी आसमान में मौजूद नोमैड इस पूरी जगह को टारगेट कर देता है और अगले ही पल एक जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक पूरे इलाके को हिला देता है। जोशुआ धमाके के बिल्कुल पास नहीं था, लेकिन ब्लास्ट वेव इतनी ताकतवर थी कि उसे कई फीट दूर फेंक देती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। आंखें खुलती हैं तो उसके सामने वही छोटी सी एआई बच्ची खड़ी होती है। उसे देखते ही वो रिफ्लेक्ट में अपनी गन तान देता है, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लेता है। एआई से नफरत तो अभी भी थी,
इसीलिए वो एक पत्थर उठाकर बच्ची की तरफ फेंकता है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बच्ची बिना डरे वहीं शांत खड़ी रहती है, लेकिन जोशुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर खेतों में उसे सोल्जर शिपली पड़ा मिलता है। पहले उसे लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए उसका रेडियो उठाकर टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक शिपली दर्द से कराते हुए आंखें खोल देता है। उसी समय जोशुआ देखता है कि पूरे इलाके में एआई पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। वो तुरंत घायल शिपली को लेकर पास के एक खाली घर में छिप जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही एआई बच्ची आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। जोशुआ टीवी बंद कर देता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बच्ची आंखें बंद करके कंसंट्रेट करती है और टीवी अपने आप दोबारा ऑन हो जाता है। ये देखकर जोशुआ भी शॉक रह जाता है। तभी शिपली के रेडियो पर कर्नल हेवेल का कॉल आता है। वो पास ही कहीं छिपी हुई थी। हेवेल पूछती है, वेपन मिला? जोशुआ जवाब देता है कि वहाँ कोई वेपन नहीं था, सिर्फ एक छोटी एआई गर्ल है। लेकिन हेवेल की अगली बात सुनकर जोशुआ भी सन्न रह जाता है। वो कहती है कि वही बच्ची असली वेपन है, उसे अभी खत्म कर दो। इतने में हेवेल खुद एआई पुलिस की नजर में आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके साथ सोल्जर मैकब्राइड को भी उसी व्हीकल में बिठा दिया जाता है। दूसरी तरफ जोशुआ बच्ची को मारने के लिए उसके सामने पहुंचता है, लेकिन तभी उसकी नजर बच्ची की ड्राइंग पर जाती है। उसमें बना सिंबल बिल्कुल वैसा ही था जैसा टैटू माया की पीठ पर था। अब जोशुआ का शक और गहरा हो गया था। वो तुरंत अपने फोन में माया की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो? फोटो देखते ही बच्ची तुरंत एक जगह का नाम बोलती है। जोशुआ उस नाम का मतलब तो नहीं समझ पाता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि इस बच्ची का माया से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बस यहीं से उस बच्ची को मारने का फैसला बदल जाता है। लेकिन तभी अचानक उस घर का एआई फॉर्मर वहां पहुंच जाता है और जोशुआ पर गन तान देता है। इससे पहले कि वो हमला करता, जोशुआ सेल्फ डिफेंस में उसे गोली मार देता है। गन शॉट की आवाज सुनते ही आसपास सर्च कर रही एआई पुलिस अलर्ट हो जाती है। हालात बिगड़ते देख जोशुआ जल्दी से फार्मर की व्हीकल की उठाता है, घायल शिपली और उस एआई बच्ची को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। उधर हेवेल और मैकब्राइड भी मौका देखकर गार्ड पर हमला कर देते हैं। गाड़ी अपने कब्जे में लेते हैं और सीधा जोशुआ की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर जोशुआ कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है। अच्छी बात ये थी कि फिलहाल एआई पुलिस उसका पीछा खो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब हालात शांत होते हैं तो जोशुआ उस एआई बच्ची से कहता है, अब मुझे माया के पास ले चलो, तुम उसे जानती हो ना? लेकिन बच्ची बस उसे देखती रहती है और एक शब्द भी नहीं बोलती। जोशुआ को लगता है कि शायद उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती। इसी बीच घायल शिपली आखिरी बार होश में आता है और कांपते हुए जोशुआ पर गन तान देता है। वो कहता है कि मुझे आर्मी कैंप ले चलो, नहीं तो यहीं खत्म कर दूंगा। जोशुआ उसे समझाता है कि आर्मी कैंप यहाँ से बहुत दूर है और इस हालात में वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। इतना सुनते ही शिपली की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। जोशुआ शिपली की बॉडी वहीं छोड़ देता है और उस एआई बच्ची को साथ लेकर एक गुजरती हुई व्हीकल से लिफ्ट लेता है। दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। उस बच्ची का कोई नाम नहीं था, इसीलिए जोशुआ उसे एक नया नाम देता है, एल्फी। साथ ही वो उसे एक कैप भी पहना देता है ताकि भीड़ में वो एक नॉर्मल बच्ची जैसी लगे। उधर दूसरी तरफ कर्नल हेवेल शिपली के सिग्नल को ट्रैक करते करते उसी जगह पहुंच जाती है। वहाँ उसे कार के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है। हेवेल के कहने पर मैकब्राइड उसकी बॉडी बाहर निकालता है। वहीं पास में एक एआई पुलिस ऑफिसर भी पड़ा था जो अब पूरी तरह से डिसेबल हो चुका था। तभी हेवेल अपने सबसे एडवांस मेमोरी ट्रांसफर डिवाइस निकालती है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे किसी इंसान की मौत के तुरंत बाद उसकी बची हुई मेमोरी को कॉपी करके किसी एआई के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता था। कुछ देर के लिए वो इंसान उसी एआई के जरिए फिर से बात कर सकता था। हेवेल जल्दी से डिवाइस शिपली के सिर पर लगाती है, लेकिन काफी समय बीत जाने की वजह से उसकी मेमोरी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही रिकवर हो पाता है। फिर वहाँ उस एआई पुलिस ऑफिसर से कनेक्ट कर देती है। अब उसके अंदर कुछ देर के लिए शिपली की यादें जिंदा हो चुकी थी। बिना टाइम वेस्ट किए हेवेल उसे सीधा सवाल करती है, जोशुआ कहाँ गया है? क्या उसने एआई वेपन को खत्म कर दिया? शिपली अपनी आखिरी सांसों में बस इतना कह पाता है कि नहीं, वो बच्ची अभी जिंदा है। जोशुआ उसे लेकर अपनी पत्नी माया को ढूंढने गया है। इतना कहते ही उसकी बची हुई मेमोरी भी खत्म हो जाती है और एआई बॉडी दोबारा पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाती है। अब हेवेल के लिए जोशुआ सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक ट्रेटर बन चुका था। वो मैकब्राइड के साथ उसकी तलाश में निकल पड़ती है। उधर जोशुआ और एल्फी को लेकर शहर पहुंच चुका था।
लेकिन पूरे सिटी में सिक्योरिटी पहले से ही कहीं ज्यादा टाइट थी। एआई पुलिस भी एल्फी को ढूंढ रही थी, जबकि यूएस फोर्सेस जोशुआ के पीछे थी, यानी दोनों तरफ से खतरा ही खतरा था। अब जोशुआ अपने पुराने दोस्त ड्रू के पास पहुंचता है। जोशुआ का भरोसा था कि ड्रू न सिर्फ उसे छिपाने की जगह देगा, बल्कि माया तक पहुंचने में भी मदद करेगा। दोनों सीधे उस फैक्ट्री पहुंच जाते हैं जहां ड्रू अब एआई रोबोट्स बनाने का काम करता था। सालों बाद जोशुआ को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एल्फी पर पड़ती है वो एकदम चुप हो जाता है। इतनी एडवांस एआई बच्ची उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखी थी। ड्रू दोनों को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो अपनी एआई गर्लफ्रेंड मिमी के साथ रहता था। वो बोलता है कि ये बच्ची आखिर है कौन। जोशुआ कहता है कि इसका नाम एल्फी है और ये कोई ऑर्डिनरी एआई नहीं है, ये सिर्फ सोचकर मशीन को कंट्रोल कर सकती है। मेरा पूरा यकीन है कि इसे क्रिएटर और माया दोनों के बारे में कुछ पता है। अब ड्रू एल्फी को स्कैन करना शुरू करता है। वो बोलता है कि दोस्त, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैंने आज तक ऐसी एआई कभी नहीं देखी। एल्फी सिर्फ आसपास की मशीन ही नहीं, बल्कि बहुत दूर मौजूद सिस्टम को भी अपने माइंड से कंट्रोल कर सकती है। बाकी एआई की तरह ये हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, ये बिल्कुल इंसानों की तरह ग्रो करेगी। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी पावर भी कई गुना बढ़ती जाएगी। ये सुनकर जोशुआ भी पूरी तरह से शॉक रह जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि एल्फी सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं, बल्कि ऐसी पावर है जो फ्यूचर बदल सकती है और अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। इसके बाद ड्रू अपनी एआई गर्लफ्रेंड मिमी के साथ एल्फी को दूसरे कमरे में भेज देता है, ताकि वो जोशुआ से अकेले में जरूरी बात कर सके। उधर दूसरे कमरे में मिमी एल्फी के लिए आइसक्रीम मंगवाती है और उसे जोशुआ के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन तभी एल्फी अचानक चुप हो जाती है। कुछ पल बाद वो बोलती है कि मेरे लोग मुझे लेने आ रहे हैं। मिमी को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। वो दरवाजे को स्कैन करती है। बाहर एक आइसक्रीम डिलीवरी बॉय खड़ा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इसीलिए मिमी पैकेट लेकर अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पैकेट खोलती है, अंदर आइसक्रीम नहीं बल्कि एक बॉम्ब रखा होता है। अगले ही सेकेंड जोरदार ब्लास्ट होता है और मिमी वहीं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। धमाके के तुरंत बाद एआई पुलिस की पूरी यूनिट घर के अंदर घुस आती है और सीधे एल्फी को घेर लेती है। उनमें से एक ऑफिसर शांत आवाज में कहता है कि अब तुम सेफ हो, उस अमेरिकन के साथ रहने की जरूरत नहीं, अब तुम सेफ हो, हमारे साथ चलो। एल्फी उनकी बात नहीं मानती। उसे पूरा यकीन था कि जोशुआ जरूर आएगा और अगले ही पल ठीक वैसा ही होता है। जोशुआ तूफान की तरह अंदर घुसता है और कुछ ही सेकंड में पूरी एआई यूनिट पर हमला बोल देता है। गोलियों की बारिश के बीच एक एक करके सारे एआई ऑफिसर गिरने लगते हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर से एआई पुलिस की एक और बैकअप टीम तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जोशुआ बिना देर किए एल्फी का हाथ पकड़ता है और वहां से निकलने लगता है। तभी उसकी नजर ड्रू पर पड़ती है। वो मिमी के टूटे हुए बॉडी पार्ट्स के पास बैठा था और पहली बार पूरी तरह से टूट चुका था। भले ही मिमी एक एआई थी, लेकिन ड्रू के लिए वो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। जोशुआ कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। इसके बाद वो ड्रू को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद एआई पुलिस की दूसरी टीम घर के अंदर आती है, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ जला हुआ मलबा और मिमी का टूटा हुआ शरीर मिलता है। जोशुआ, एल्फी और ड्रू तब तक वहां से काफी दूर जा चुके थे, लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वहीं मौजूद दो एआई ऑफिसर अचानक अपने ही साथियों पर हमला करने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी पुलिस यूनिट को खत्म कर देते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि कर्नल हॉवेल और मैकब्राइड थे। वो उनको सर्च करने आए थे। दूसरी तरफ जोशुआ, ड्रू और एल्फी माया की तलाश में निकल चुके थे। ड्रू ने बताया था कि जोशुआ ने माया को जो वेडिंग रिंग दी थी उसमें एक सीक्रेट ट्रैकर लगा था। उसी सिग्नल को फॉलो करते हुए तीनों उस पुराने घर तक पहुंचते हैं जहां जोशुआ और माया आखिरी बार साथ में थे, लेकिन वहां माया नहीं थी, बस टूटी हुई दीवारें और जमीन पर पड़ी वही वेडिंग रिंग। जोशुआ की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी एल्फी अचानक बोलती है कि दे आर कमिंग। अगले ही पल आसमान से एआई ड्रोन ने हमला कर दिया था। ड्रू जोशुआ को बचाते हुए गोली का शिकार हो जाता है, लेकिन मरने से पहले ड्रू ने जोशुआ को एक ऐसा सच बताया था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि माया ही है। जोशुआ कुछ समझ पाता उससे पहले ड्रू ने दम तोड़ दिया था। अगले ही पल रेबल एआई ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ में से हैरून बाहर आता है। उसने एल्फी को अपने गोद में उठाया
जोशुआ की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि एक बार फिर गद्दारी, और जवाब देने से पहले ही जोशुआ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वो उनको सीक्रेट बेस पर ले जाता है। होश आने पर जोशुआ के सामने हैरून खड़ा था। हैरून ने उसे सीधा सवाल किया था कि तुम्हें एल्फी से आखिर क्या चाहिए। जोशुआ ने जवाब दिया कि वो सिर्फ मुझे माया तक ले जा सकती है। यह सुनकर हैरून बोलता है कि माया ही असली क्रिएटर है और एल्फी उसकी सबसे खास क्रिएशन। उसने बताया कि एल्फी कोई वेपन नहीं है, उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह किसी भी मशीन या वेपन को डीएक्टिवेट कर सकती है। एआई इंसानों को मिटाना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी रेस को बचाना चाहता है। फिर हैरून ने एक और चौंका देने वाला सच बताया। लॉस एंजलिस का न्यूक्लियर ब्लास्ट किसी एआई ने नहीं किया था, वो सिर्फ वह इंसानों की एक टेक्निकल गलती की वजह से हुआ था, लेकिन उसका ब्लेम एआई पर डाल दिया गया और यहाँ से इस जंग की शुरुआत हुई। लेकिन जोशुआ के लिए अब भी सबसे ज्यादा मायने सिर्फ माया रखती थी। तभी नोमैड ने एक और एआई विलेज पर मिसाइल स्ट्राइक कर दिया। सबका ध्यान उस तबाही की ओर था। इसी मौके का फायदा उठाकर एल्फी चुपके से जोशुआ की सेल तक पहुंच जाती है। एल्फी बोलती है कि क्या तुम मेरी माँ को मार दोगे, लेकिन जोशुआ भावुक होकर कहता है कि नहीं, मैं माया से प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। इसके बाद एल्फी ने जोशुआ को आजाद कर दिया था। जोशुआ भी चुपचाप हैरून के कॉन्वॉय का पीछा करने लगा था। कुछ घंटे बाद वो सभी एआई के मेन बेस पहुंच गए, लेकिन वहाँ हर चेहरे पर सिर्फ डर था, क्योंकि नोमैड लगातार उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। हैरून ने बताया था कि एल्फी की शक्ति अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि वह अर्थ से ही नोमैड को कंट्रोल कर सके, लेकिन अगर उसे किसी तरह नोमैड तक पहुंचा दिया गया तो वह उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन ऐसे करने पर एल्फी की जान भी चली जाएगी। जोशुआ छिपकर यह सारी बातें सुन रहा था। रात होते ही वो एआई कैंप में घुस जाता है। उस समय सभी एआई चार्जिंग मोड में थे। जोशुआ ने हैरून को स्टैंड बाय मोड में डाल दिया और एल्फी को लेकर माया को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तभी एक एआई गार्ड ने अमेरिकन आर्मी को कैंप के पास आते देख अलार्म बजा दिया। अगले ही पल पूरे कैंप में जंग छिड़ गई। स्मोक बॉम्ब्स के बीच यूएस आर्मी का विशाल मशीन ने एआई बेस पर हमला बोल दिया था और देखते ही देखते पूरा इलाका तबाही में बदल गया। हवेल ने सबसे खतरनाक हथियार एक्सप्लोजिव रोबोट्स मैदान में उतार दिए, जिसको देखकर एल्फी खुद उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। जब एक एक्सप्लोजिव रोबोट एआई सैनिक के बीच पहुंचने वाला था, तभी एल्फी ने अपनी शक्तियों से उसे वहां रोक दिया। यह देखकर हैवेल ने मैकब्राइड को एल्फी को मारने का आदेश दे दिया। धुएं की आहड़ में मैकब्राइड चुपके से एल्फी के करीब पहुंचा और जोशुआ के पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार दी। जोशुआ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना देर किए मैकब्राइड को वहीं खत्म कर दिया। अब हैरून को यकीन हो गया था कि जोशुआ दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके साथ ही है। जोशुआ घायल एल्फी को अपनी गोद में उठाकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा। तभी हैरून बोलता है कि जल्दी चलो, अगर एल्फी को बचा सकता है तो वो सिर्फ क्रिएटर है। जंग अभी भी जारी थी, लेकिन हैरून और जोशुआ के लिए सबसे जरूरी एल्फी को बचाना था। दोनों उसे लेकर एक एयरक्राफ्ट में सवार होकर वहां से निकल गए। उनके जाते ही हैवेल ने पूरी एआई बेस को तबाह कर दिया। फिर उसने एक घायल एआई को धोखे से अपनी बातों में फंसाकर पता लगा लिया कि जोशुआ, हैरून और एल्फी टर्न टावर में क्रिएटर के पास जा रहे हैं। सच उगलते ही हैवेल ने उस एआई को भी मार डाला और अपनी टीम के साथ उनके पीछे निकल पड़ी। सफर के दौरान हैरून ने जोशुआ को एक ऐसा सच बताया जिससे उसे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि एल्फी को तुमसे लगाव यूं ही नहीं है, माया ने उसे अपने ही आर्टिफिशियल एम्ब्रियो से बनाया था, यानी एल्फी तुम्हारे और माया के होने वाले बच्चे की ही एक कॉपी है। यह सुनकर जोशुआ की आंखें नम हो जाती हैं। हैरून ने आगे बताया कि माया ने एल्फी के अंदर दुनिया के लिए उम्मीद और जोशुआ के लिए वही प्यार रखा था जो वह खुद उसे करती थी। अब जोशुआ को समझ आ चुका था कि माया का मकसद इंसानों को खत्म करना नहीं, बल्कि इस जंग को हमेशा के लिए रोकना था। कुछ देर बाद वो टर्न टेम्पल पहुंचते हैं, जहां एआई मॉन्क रहते थे। एल्फी को इलाज के लिए अंदर ले जाया गया था और जोशुआ माया को सर्च करते हुए उस टेम्पल के अंदर पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि माया पिछले 5 सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कोमा में थी। हमले में वह अपने होने वाले बच्चों को भी खो चुकी थी। मंदिर के पुजारियों ने बताया था कि उन्होंने माया को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची है।
फिर भी वो अपने क्रिएटर को अपने हाथों से मार नहीं सकते। यह सुनकर जोशुआ की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे धीरे माया के पास पहुंचता है, जहां एल्फी चुपचाप उससे लिपटी हुई बैठी थी। अब एल्फी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जोशुआ ने भारी मन से माया का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया और हमेशा के लिए उसे दर्द से आज़ाद कर दिया। लेकिन तभी हवेल अपनी यूएस आर्मी के साथ टर्न टेम्पल पर हमला कर देती है। एआई मॉन्क पर बेरहमी से गोलियां बरसाने लगती है। जोशुआ एल्फी को लेकर भागने ही वाला था कि हेवेल उसे रोक देती है। हेवेल बोलती है कि एल्फी को हमारे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तब जोशुआ बताता है कि क्रिएटर अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी वक्त हेरून वहाँ पहुँच जाता है। उसने हेवेल पर हमला कर दिया था, लेकिन खुद भी गोलियों का शिकार हो गया था। मरने से पहले हेरून हेवेल की पीठ पर टाइम बॉम्ब चिपका देता है। एल्फी अपनी शक्तियों से बॉम्ब को रोक लेती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, बॉम्ब फट जाता है और हेवेल अपनी पूरी टीम के साथ मारी जाती है। अपनी आखिरी सांसों में हेरून जोशुआ से सिर्फ एक बात कहता है, भागो और नोमैड को खत्म कर दो। जोशुआ और एल्फी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स उन्हें पकड़कर अमेरिका ले जाते हैं। वहाँ जनरल एंड्रू जोशुआ को मजबूर करता है कि वह खुद एल्फी को स्विच ऑफ करे, वरना वो उसे दर्दनाक मौत देगा। मजबूर होकर जोशुआ एल्फी को स्टैंड बाय मोड में डाल देता है। आर्मी को लगता है कि एल्फी मर चुकी है, लेकिन यह जोशुआ की चाल थी। रास्ते में जोशुआ एल्फी को दोबारा एक्टिवेट कर देता है। एल्फी अपनी शक्तियों से आर्मी की गाड़ी को पलट देती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। दोनों स्पेस फ्लाइट में सवार होकर सीधे नोमैड तक पहुंच जाते हैं। पहले वो सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर भेजते हैं, फिर नोमैड के सैनिकों का सामना करते हैं। आखिरकार एल्फी अपनी शक्तियों से नोमैड को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन इस लड़ाई में जोशुआ अपनी जान गंवा देता है। मरने से पहले वो एल्फी को एस्केप पोड के जरिए सेफली अर्थ पर भेज देता है। बाद में पूरी दुनिया को सच पता चलता है कि लॉस एंजलिस न्यूक्लियर ब्लास्ट एआई की नहीं बल्कि इंसानों की गलती थी। इसके बाद लोगों के विरोध के चलते यह जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब इंसान और एआई एक बार फिर शांति के साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड होती है। अगर आप भी मूवी लवर्स हैं और ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन, रिव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।